क्वेश्चन नंबर 1 देखो। यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम एक्सिस दी हुई है। हमारे को बताना है कौन सी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगी। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में एक डिफरेंस है। अगर आइसोथर्मल होती तो वो कुछ इस तरह से जाती, और एडियाबैटिक ऐसे जाती। एडियाबैटिक थोड़ी सी ज्यादा स्टीप होती है आइसोथर्मल से। और अगर आइसोकोरिक होती तो वो इस तरह से जाती, यानी उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। देखो, एसी सर्किट में जो पावर होती है वो होती है IRMS, VRMS और पावर फैक्टर। ओके, तो ये जो पावर है ये मैक्सिमम तभी होगी जब पावर फैक्टर 1 होगा, और पावर फैक्टर 1 तभी होगा जब फाई जीरो होगी। ओके, ये 1 तभी होगा जब फाई की वैल्यू यानी फेज डिफरेंस जीरो होगी। फेज डिफरेंस जीरो सिर्फ और सिर्फ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में होगी, इसलिए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा। ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3 किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे बेस्ड है। करंट देखो ऐसे फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज हो जाएगी I × 4, यहाँ वोल्टेज हो जाएगी I × 1। यहाँ पे नेगेटिव में इंटर कर रही है तो वोल्टेज हो जाएगी -4 वोल्ट। यहाँ पे I × 1 हो गई। यहाँ पे अगेन नेगेटिव में इंटर कर रही है तो -2 वोल्ट हो गई। इन सबको ऐड करेंगे और जीरो के इक्वल करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4I + I, 5I + I, 6I। 6I हो गया, यहाँ -2 और -4, -6 = 0। 6I = 6, तो I = 1 एम्पियर। एक प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनेगा जब उसके ऊपर हम डोपिंग करेंगे। तो डोपिंग कौन सा करें जिससे एन टाइप सेमीकंडक्टर बने, तो फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। अभी नेक्स्ट है 5वां। EM वेव विद द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग। इनमें से सबसे कम वेवलेंथ किसकी हो जाएगी, यानी जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो गामा रेज। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट। यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। हमारे को क्या निकालना है, परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीन वैल्यू निकालेंगे इन सबका। तो 1.25 + 1.24 + 1.27 + 1.21 + 1.28 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो मीन वैल्यू मिलेगी। तो मीन वैल्यू जो हमारे को मिलेगी वो आ जाएगी नियर अबाउट 1.25, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर से किया तो फटाफट आ गई। अब आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, मीन वैल्यू जो है मतलब बाकी जितने भी वैल्यू है मीन वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना। मॉडलेस में रखो, किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो, मॉड में होगी, पॉजिटिव नहीं आएगी। 1.25 - 1.25, 1.5 - 1.25, तो क्या आ गई, जीरो आ गई। फिर यहाँ पे 1.25 - 1.24 करोगे, 1.25 - 1.24, तो इसके केस में क्या आ जाएगी, 0.01 आ जाएगी। फिर 1.25 - 1.27 करोगे, 1.25 - 1.27 करोगे, तो मॉडुलस में है इसीलिए ये भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, 0.02 आ जाएगी। सिमिलरली करते जाओगे तो 0.04 और 0.03 आ जाएगी। ओके, अब हमारे को निकालना है मीन वैल्यू। इन सबका जो मीन वैल्यू है वो निकालेंगे। इसको ऐड करोगे और 5 से डिवाइड करोगे, तो वैल्यू आ जाएगी 0.02। करेक्ट। अब परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना है, तो 0.02 अपॉन 1.25 मीन वैल्यू इंटू 100 करोगे, इतनी परसेंटेज आ जाएगी। जब कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.6। देखो, इस क्वेश्चंस में यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, तीनों का मास सेम है। हमारे को सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसकी डिस्टेंस 2 मीटर है, इसकी डिस्टेंस 2 मीटर है। तो हमने सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 और m1 + m2 + m3 करेंगे, तो हमारे को एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगी। तो देखो m1 x1 ये तो ओरिजिन ही है, तो यहाँ पे m1 तो होगा लेकिन x1 जीरो हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा, m होगा और ये 2 हो जाएगा। तीसरे में m होगा और ये भी 2 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 3m से, तीनों m को ऐड करेंगे क्योंकि मास सब में सेम है। तो ये 0 हो गया, ये 2m हो गया, ये 2m हो गया, तो ये हो जाएगी 4m/3, 4m/3m, सॉरी, तो ये हो गई 4/3। मैंने एक चीज मिसिंग की है, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 2 0, और इसका कोऑर्डिनेट है 0 2, तो यहाँ पे 0 होगा, तो बेसिकली हो जाएगी 2/3 हो गई एक्स का। सिमिलरली वाई का करेंगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट 0 होगा, m × 0,
प्लस ये वाला 0 होगा, m इंटू 0 प्लस m इंटू 2 बाई 3 है, तो y भी हो जाएगी 2/3। ओके, तो जो हमारा वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3, एक्स के डायरेक्शन में आई कैप प्लस 2/3, वाई के डायरेक्शन में जे कैप, 2/3 कॉमन ले लेंगे, आई प्लस जे, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सवाल है। सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नॉट है। हमारे को कह रहा है कितनी गहराई पे जाओगे नीचे, किस गहराई पे जाओगे, मान लो एच या डी गहराई पे नीचे जाओगे, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी ये सरफेस की 1 × n टाइम्स, यानी जी नॉट बाय एन हो जाएगी। तो गहराई पे यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी प्राइम इक्वल टू वो जी नॉट इंटू 1 - d/r होती है। ओके, तो यहाँ पे हम डालेंगे जी नॉट की वैल्यू जी नॉट, और ये हो जाएगी 1 - d/r, और जी प्राइम क्या हो जाएगी जी नॉट बाय एन। जी नॉट और जी नॉट क्या हो जाएगा, कैंसर। तो ये हो गई 1/n -1 इक्वल टू -d/r। तो बेसिकली 1 - 1/n इक्वल टू हो गई d/r। तो d जो हो जाएगी r इंटू 1 - 1/n, यानी r इंटू n-1/n सेकेंड हो जाएगा। पावर जो होती है क्वेश्चन नंबर 9 में, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 5 × 10 क्या हो जाएगा 50, -3 × 10 -30, और 6 × 20 120। तो ये हो गया 170 - 140, 140 वॉट पावर की यूनिट है आपकी। बहुत ही आसान सवाल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का लगा दोगे आंसर आ जाएगी। देखो, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, मतलब ये कितने पोटेंशियल से गुजरा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से 144 वोल्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कितनी है 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिससे ये पास हुआ होगा इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर ये मूव किया होगा, वो होगी 144 वोल्ट। तो जो हमारे को डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है वो क्या हो जाएगी 1.227 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय √144, दैट इज हो जाएगी 1.227/12 नैनोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 12.27 डिवाइडेड बाय 12 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि मैंने डेसिमल को शिफ्ट किया राइट में। तो ये हो जाएगी नियरली 1.0 एंगस्ट्रॉम, 1.0 है एंगस्ट्रॉम, नहीं दिया हुआ है, यानी 10⁻⁻1 नैनोमीटर, वो भी नहीं है। लो, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 102 × 10⁻³ नैनोमीटर। ये पहला, सॉरी, क्लियरली पता नहीं चल रहा। देखो, दो सॉलिड मटेरियल्स हैं जो दो सॉलिड शेप हैं जो कि सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं। ओके, एक का क्रॉस सेक्शनल स्क्वायर है और दूसरे का क्रॉस सेक्शनल जो है वो सर्क्यूलर है, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले का रेजिस्टेंस, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम है, तो R1 हो जाएगा L1/A1 हो जाएगा, और दूसरे का हो जाएगा ρL2/A2। ये सेम है। अब कह रहा है सेम लेंथ, लेंथ भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल, तो एरिया को भी सेम होना पड़ेगा। तो A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो, क्रिटिकल एंगल जो है वो 45 डिग्री है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा वो आपका √2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 होता है, ऑपोजिट करेंगे तो √2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू 1/μ होता है, तो μ इक्वल टू 1/sin थीटा। ओके, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, 3/√2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√2/2 × 10⁸। तो 3/√2 10⁸, यही 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी बैरोमीटर का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होती है वो नियरली हो जाती है 10⁵ Nm/m²। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं ρHg और g और h, ये हो गई 1, ये किसके केस में हो गई, मर्क्यूरी के केस में हो गई प्रेशर। ओके, और ये दूसरे मटेरियल के केस में यहाँ हो जाएगा रो, और डेंसिटी जो भी है मान लो ये लिख देता हूँ, और जी तो सेम ही रहेगी, और H2 हो जाएगी, तो जी और जी कैंसिल हो गई। अभी देखो यहाँ Hg का होता है 13,600, और H1 दिया हुआ 76 सेंटीमीटर, और रो के दिया हुआ 760, और तो H2 हमारे को निकालना
76 से ये 10 हो जाएगा, 1010 कैंसिल, 1360 सेंटीमीटर, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तो 13.6 मीटर। अब लगे हाथ में बैरोमीटर सिखा भी देता हूँ। बैरोमीटर क्या करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करती है। यहाँ एक कंटेनर है, कंटेनर में मान लो एच रखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे को एक ट्यूब लेना है, ट्यूब में एच भर देनी है। अब इस पे थंब से प्रेस करोगे, अब इस थंब को उल्टा करके यहाँ डाल दोगे, ओके, और फिर थंब निकाल लोगे, तो यहाँ से क्या होगी, इस पार्ट तक जो होगी एच भरी हुई रहेगी, यहाँ वैक्यूम बन जाएगा। तो यहाँ जो प्रेशर होगी और यहाँ जो प्रेशर होगी वो सेम होगी। यहाँ जो प्रेशर होगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा, और यहाँ जो प्रेशर होगी वो लिक्विड कॉलम की वजह से होगी, यानी एच मर्क्यूरी जो यहाँ प्रेशर लगा रही है। यहाँ मर्क्यूरी मान लो ये एच हाइट है, तो कितनी प्रेशर लगाएगी, रो जी एच, इतनी प्रेशर लगाएगी मर्क्यूरी, और ये बराबर होगी किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। इससे हम निकाल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जो सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस से, मान लो आर डिस्टेंस से सेपरेट, तो फोर्स क्या लगेगी, क्यू के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हमारे को एक्सेलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो ये फोर्स जो जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगी। तो इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16, एक डिग्री जो होता है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है, ठीक है, और एक डिग्री को हम 60 मिनट बोलते हैं, तो ये हो गई पाई बाय 180, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगी, पाई बाय 180 इंटू 1/60, ओके, तो ये हो जाएगी पाई बाय 186010800, इतनी हो जाएगी। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो पाई को क्या लिख सकते हैं, 3.14, और ये कैंसल हो जाएगी, 18 6 जा क्या हो जाएगी, 600 हो जाएगी, और ये 1083 जा होता है, 1083, नहीं सॉरी 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 सॉरी, हमें अभी इसको नहीं करना, ओके, मैंने कैलकुलेटर में डाल के सारी वैल्यू चेक कर ली है, वो आ रही है 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, तो ये हो गई पहली वाली, आप फिर डाल के चेक कर लेना। तो अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अगर इस कॉइल में इंडक्टर डाल देंगे आयरन की तो क्या होगी, इसकी इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। जब इसकी इंडक्टेंस बढ़ जाएगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है ओमेगा एल वो भी बढ़ जाएगी इंडक्टेंस बढ़ने के साथ। इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, और करंट कम होगा तो ब्राइटनेस इसकी कम हो जाएगी, तो ये डिम जलेगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, काफी आसान सवाल है। यहाँ पे एक वायर है जिसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ यानी जेड डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू क्या होगी, μ0I/2πr, ठीक, ये हो जाएगी मैग्नेटिक। अब हमारे को यहाँ पे फोर्स निकालना, फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके, तो जो यहाँ पे क्यू वी किस डायरेक्शन में जा रही है, देखो वी जा रही है एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ याद रखना, चार्ज नेगेटिव है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे डालेंगे -e, v के लिए हम डालेंगे की वैल्यू 10⁵, और डायरेक्शंस की वैल्यू, डायरेक्शंस हो जाएगी आई क्रॉस बी, बी जो है हमारा μ0I/2πr है, मैंने अभी वैल्यू नहीं निकाला है, और यहाँ इसकी जो डायरेक्शंस है वो किधर है, जेड, पॉजिटिव जेड। अब यहाँ पे पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, और जेड क्रॉस आई, आई क्रॉस जेड है, जो भी आई की वैल्यू उसका नेगेटिव डालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो आई आई वाई, सॉरी आई के है, मैं जेड, आई जे और के, तो देखो के क्रॉस आई जे होता है, तो आई क्रॉस के क्या हो जाएगी, -j, और ऑलरेडी माइनस है, तो एग्जैक्ट डायरेक्शन इसका हो जाएगा जे, और मैग्नीट्यूड इन दोनों से आपको मल्टीप्लाई करना। अब इस सवाल में देखो एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, इसको बैंड करके हम क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2πr, तो आर हो जाएगी L/2π, और हमारे को क्या निकालना, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, करंट इंटू एरिया, म्यू से डिनोट करते हैं, ओके, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो करंट कितनी है आई, एरिया क्या हो जाएगी πr², तो L² बाय नीचे 2π², 4 और पाई का स्क्वायर, तो एक पाई कैंसिल हो गई, तो L² I/4π,
एल स्क्वायर आई बाय 4। तो इस सर्किट में फॉरवर्ड बाइस कौन है? फॉरवर्ड बाइस में पी टाइप जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये फॉरवर्ड बाइस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। यहाँ देखो जीरो है, लेकिन ये ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव, क्योंकि ये एन साइड है। ठीक, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे को फोकल लेंथ निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1/फोकल लेंथ क्या होता है? लेंस मेकर फॉर्मूला म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस केस में 1/f हो जाएगी, म्यू माइनस 1 हो जाएगा, और ये 2/r हो जाएगी। और यहाँ 1/f हो जाएगा कि कितना? 1/10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1/f की वैल्यू दी हुई, पावर दी हुई है, फोकस लेंथ नहीं दी हुई है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी? 10 ही हो जाएगी। ओके, क्योंकि 1/f क्या होता है? पावर। ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 2/r, और r भी कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 1/5। कुछ गड़बड़ किया? नहीं, गड़बड़ नहीं किया है, बस हमारे को हम प्रॉपर डायमेंशन लेना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना। यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻², तो ऊपर जाके 10⁻² हो जाएगी। तो 2 से 5, तो ये हो जाएगी 20, तो ये हो जाएगी 1/2 यानी 0.5 हो जाएगी, तो म्यू हो जाएगी 1.5। बहुत सिंपल है। यहाँ देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसमें दिया हुआ? सेंटीमीटर में। आपको किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में। अगर नहीं करना चाहते तो आप क्या करो, ये जो डायोप्टर है, पावर जो है 10 डायोप्टर, इसको चेंज कर लो। ये क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ हो जाएगी 1/10। ये मीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, तो क्या हो जाएगा? 1/10 इंटू 100, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फिर वैल्यू पुट करो, लेंस मेकर फॉर्मूला में आंसर आ जाएगी। 1.5 था, 1.5 क्या था? 3। तो अभी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशंस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी दी हुई है वो √7g आर। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? √7g आर। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा mv²/r। तो ये क्या हो जाएगी? m7g/r, v का स्क्वायर करेंगे बाय r, तो ये हो जाएगा 7 mv। और यहाँ पे वेट भी नीचे लग रही है, तो mg वेट भी लग जाएगी, तो टोटल फोर्स हो जाएगी 8 mg नीचे की तरफ। उसको बैलेंस कर रहा है टेंशन, तो टेंशन कितना हो जाएगा? 8 mg। सो क्वेश्चन नंबर 23 कह रही है, टू कोहेरेंट सोर्सेज जो कि एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे और सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितनी होगी? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस हमेशा 0 होती है। इनमें से कौन सा पीरियोडिक मोशन है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगर ऐसा होता है e⁻⁰ तब हो जाता। यहाँ पे सिर्फ ω t और -ω t। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग में ये है विंडो, और विंडो की जो हाइट है वो दी हुई है 1.5 मीटर। एक बॉल ऊपर से गिराई जाती है, ठीक है, तो यहाँ से ये लेंथ विंडो को क्रॉस करने में जो टाइम लगता है 0.1 सेकेंड लगता है। ओके, तो यहाँ पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे इस पॉइंट पे u है, और इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी। तो हमारे को u वैल्यू पता करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at²। डिस्टेंस जो हो गई वो हो गई 1.5, u हमारे को निकालना t है 0.1, और यहाँ पे एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉल नीचे जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो g आप पॉजिटिव ले सकते हो। तो यहाँ पे जी हम नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि यहाँ पे सब डायरेक्शंस नीचे में, अगर सब नेगेटिव ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं उसके अकॉर्डिंग ही कर देता हूँ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या ले लो? नेगेटिव ले लो। यू को आप यू ही रखो। टी कितना हो गया हमारा? 0.1। ओके, प्लस हाफ, यहाँ आप -c ले लो 10, और यहाँ पे टी 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और याद रखना हम यहाँ में सिर्फ मैग्नीट्यूड से देखो क्वेश्चन नंबर 26 कैसे करेंगे। विंड डिस्प्लेसमेंट रूल से आपको पता है जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। ओके, तो जिसकी टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी,
और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? ब्लू की होती है। ओके, तो इसीलिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसकी होगी? ब्लू की होगी। तो देखो तीन स्टार है, ए बी सी हैव सरफेस टेम्परेचर डिस रिस्पेक्टिवली। स्टार ए अपीयर्स ब्लूइश, तो इसकी टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो ये दोनों तो फिनिश हो गए, तो या तो ये होगा। और फिर उसके बाद सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। तो स्टार बी अपीयर्स रेड, तो सबसे कम हो जाएगी इसकी, बी की। तो बी कौन सी? फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा? सवाल कह रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में कि रो क्या है और एम नॉट क्या है। एम नॉट मोलर मास है और रो मास डेंसिटी है। तो देखो मास डेंसिटी एंड मोलर मास, रो मास डेंसिटी नहीं, मास डेंसिटी ये सेकेंड हो जाए। तो देखो जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होगी उस समय कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और जब ये डाइलेक्ट्रिक आ जाएगी तो उस समय कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो टी है वो डी बाई टू है, तो ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए, और टी को लिखेंगे डी बाई टू, तो डी माइनस डी बाई टू हो जाएगा। यहाँ टी क्या है? डी बाई टू, और के की वैल्यू कितनी दी हुई है? के की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 4। और क्लियर, तो एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ से आप बी कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/8। ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करते हो, ये हो जाएगा 4/8। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, यानी 8/5 एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू। तो बहुत सिंपल है। अब पुराना कितना था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और नया कितना? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 8/5। तो पुराने से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8/5 आंसर। देखो मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/√2 पाई डायमीटर स्क्वायर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एम। तो मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो F1/F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? L2/L1। तो यहाँ पे देखो हमारा L1 कितना है? 90, तो यहाँ पे हम डालेंगे 90, ऊपर आ जाएगा L2, क्योंकि फाइंड आउट करना। F1 कितनी है? 120, और नई वाली कितनी है? 180। तो L2 हो जाएगी 120, L2 इक्वल टू 120 इंटू 90/180। तो 90 से 2 60 है। देखो स्फेरोमीटर से हम किसी भी लेंस की सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे को उसकी मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, तो फोकल लेंथ वगैरह नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन नंबर 31 में सिर्फ हमारे को रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा स्फेरोमीटर से। देखो यहाँ पे हमारे को एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल और इनिशियल। हमारे को एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, 2π/60 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? 2 kg की मास है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या लगेगी? इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। ऊपर यहाँ पे टेंशन लग जाएगा, और यहाँ टेंशन इस साइड लगेगा, यहाँ ऐसे लगेगा, यहाँ ऐसे लगेगा, सेम टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। तो एक्सलेशंस में क्या है? नीचे की डायरेक्शंस में है। ओके, तो वर्टिकल इस ब्लॉक के लिए जो सिस्टम हमारा 2 kg का है, इसके लिए इक्वेशंस क्या बनाएगी? टेंशन ऊपर है -mg, नीचे टोटल फोर्स इतनी ही लग रही है, और टोटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास टाइम एक्सलेशन, और एक्सलेशन कितनी है? ए है। ये हो गई इक्वेशन 1। अब आ जाओ इस ब्लॉक में। इस ब्लॉक में देखो टेंशन राइट साइड लग रही है यहाँ पे, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी? इधर लगेगी। ओके, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रही है, नीचे mg लग रही है। ओके, तो टोटल फोर्स इसके ऊपर, ट्रॉली के ऊपर कितनी लग रही है? टेंशन राइटवर्ड लग रही है, लेफ्टवर्ड फ्रिक्शन लग रही है। नेट फोर्स इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा? m × a। क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका भी एक्सेलरेशन राइटवर्ड होगा, लेकिन कितना होगा? m × a। लेकिन मास इसका कैपिटल M में लिखता हूँ, क्योंकि ये 10 kg है, ये 2 kg है। ओके, और फ्रिक्शन फोर्स को आप क्या लिखते हो? μ × n, और n क्या है? mg, तो μmg लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को रिमूव करके आप लिख सकते हो μmg। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो और आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये और ये फिनिश हो जाएगी। तो म्यू कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg इक्वल टू ये हो जाएगी -m, और ये प्लस m। तो एक सेकेंड,
एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हो गया एम, स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम इंटू ए। तो अब यहाँ से सब डेटा डाल देंगे, एक्सीलरेशन हमारे को मिल जाएगी। बोर मॉडल के अनुसार nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर होती है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, 34 का। 35 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो, एक व्हील है, यहाँ पे इसकी हब है और यहाँ पे बहुत सारे स्पोक लगे हुए हैं। ओके, यहाँ इस तरह से जैसे साइकिल में होता है। तो हमारे को इस पॉइंट और यहाँ रिंग के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, क्योंकि ये रिवॉल्व कर रही है। तो इसके लिए क्या होती है? मोशनल ईएमएफ, लेकिन एंगुलर हो जाएगी। तो एंगुलर मोशनल ईएमएफ कैसे होता है? तो फॉर्मूला क्या? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगर मैं सही हूं तो, हाँ, तो लगता सही है। यहाँ पे सारा डेटा डाल दो, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन याद रखना ये बात बहुत ध्यान से, नंबर ऑफ स्पोक पे पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड नहीं करता। देखो, दुनिया में दो तरह के यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। इसमें सिर्फ नैंड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नैंड। इक्वेटोरियल प्लेन पर जो डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है -p/4πε0r3, ठीक है। तो यहाँ पे -p ए, इधर, यहाँ 4, तो ऑप्शन 4 हो जाएगी। काफी आसान है, ये दोनों सीरीज में, पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसके साथ पैरेलल करो, फिर सबको सीरीज में कर दो। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज्यादा होती है तो लिक्विड हाइड्रोफोबिक होती है। इसका इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन नंबर 39 करोगे और आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 40 कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब भी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर से गामा रेडिएशंस निकलेगी तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों ही अनचेंज्ड होंगे। ठीक है, तो काफी आसान था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 41 काफी आसान है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/r यूज कर लेना है, फटाफट आंसर आ जाएगा। रिस्पेक्टिव कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 42 काफी आसान है। हमारे को वेवलेंथ निकालना। वेवलेंथ क्या होता है? 2π/k, 2π बाय वेव नंबर। यहाँ पे वेव नंबर क्या होती है? ये के एक्स है, तो के हमारी है पाई इंटू 10⁻3। तो यहाँ पाई इंटू 10⁻3 डाल देंगे 2π और आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ देखो, क्वेश्चन नंबर 45 में एक स्मॉल ड्रॉप है, इसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। तो इस तरह के 27 स्मॉल ड्रॉप लेने, ठीक है। तो और उसको मिला के एक बड़ा ड्रॉप बनाना। तो उस बड़े ड्रॉप की जो हो जाएगी वो रेडियस जो हो जाएगी वो हो जाएगी r इंटू 27⁻⁻3। दैट मीन्स 3r हो जाएगी, करेक्ट। और चार्ज जो हो जाएगी उस पर 27 क्यू हो जाएगी। ओके, तो हमारे को पोटेंशियल्स निकालना है, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? k/q/r। तो इस बड़े ड्रॉप की जो पोटेंशियल हो जाएगी वो k/q हो जाएगी 27q/r की जगह हम लिखेंगे 3r। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? k/q/r। सवाल में दिया हुआ है इस एक सिंगल का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा, इसको हम लिख सकते हैं, ये बड़ी वाली का जो पोटेंशियल है k/q/r 27/3 यानी इंटू 9। तो k/q/r इंटू 9 यानी 220 इंटू 9। तो 220 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22/198 यानी ये हो जाएगा। काफी आसान है। 44 d5/dt कर देंगे, उसके बाद टाइम की वैल्यू रख देंगे, हमारे को मिल जाएगा EMF। तो देखो, फॉलो स्फीयर है, फॉलो स्फीयर पे तो यहाँ से लेके टिल सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यानी पोटेंशियल सेपरेशन पे डिपेंड करता है इनमें। यानी ये रेडियस है r, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, किसी पे डिपेंड, r पे डिपेंड ही नहीं करता। लेकिन जैसे ही बाहर जाओगे तो डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ कैसे बन जाएगी? यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे r रखोगे, यहाँ पे कैपिटल R, तो यहाँ तक कांस्टेंट ही रहेगा यानी, और इसके बाद ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, b इज रेसिप्रोकल टू r और टिल हियर कांस्टेंट ही रहेगी। ऐसा सिर्फ यही दिख रहा है। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो हम क्या कहते हैं? इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती। तो ये पूरी की पूरी इस, फिर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती? 0 हो जाती। तो ये हो जाता। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो उसके लिए ये हो जाता इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ 2